नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। इससे पहले हमने 10 इसी प्रकार के जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था। जो प्ले लिस्ट है उनका भी अलग से नाम है एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023। तो जो भी नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में फ़ायदा करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो के अंतर्गत जो भी प्रश्नों को शामिल किया गया है, सभी प्रश्न के संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट जो इम्पोर्टेंट होते हैं आपको साथ में उसका डिस्कशन मिलेगा, जैसा कि आज तक मिलते आया है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे निःशुल्क मिलेगी। देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन है कि कौन कौन से पीडीएफ आप टेलीग्राम पे देते हैं, कौन से व्हाट्सएप पे देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक वीडियो सीरीज हमने चलाया है 1 जुलाई से, जो शाम के टाइम वीडियो आती है ना, टीसीएस के द्वारा हाल फिलहाल में कराए गए एग्जाम को लेके, मैंने उसके 55 से 57 जो है सेट कराऊंगा वीडियो का, है ना। उसके जो पीडीएफ होंगे वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलता है, जहाँ पे एक छोटी सी रकम रखी गई है। ठीक है, 25 रुपये में आपको 57 वीडियो की पीडीएफ मिलेगी, मतलब 0.4 पैसा में एक पीडीएफ मिलेगी। अब भैया इससे जो है क्या नीचे होगा। और सिर्फ मैंने इसलिए किया था कि बच्चे जो है जो कॉन्शस हैं वो पैसा खर्च करेगा 25 रुपया, तो उनको याद आएगा कि भाई इससे कुछ वसूली भी करना है तो पढ़ेंगे, है ना। बस इतने सी बात के लिए, और कुछ भी नहीं। बाद बाकी जो भी पीडीएफ वगैरह हैं सारे आपको फ्री में ही टेलीग्राम पे दिया जा रहा है ना। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, पल्लव राजवंश की राजकीय चिन्ह क्या है। भैया पल्लव राजवंश की राजकीय चिन्ह जो है ये आपका व्हाट वाज द रॉयल सिंबल ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। तो ये आपका वृषभ और सिंह है ना। वृषभ और सिंह जो है ये पल्लव राजवंश की राजकीय चिन्ह थी। ठीक है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। इसकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम, है ना। इसकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम, है ना। अभी हाल फिलहाल में टीसीएस ने एक नया क्वेश्चन पूछ दिया पहली बार कि पल्लव राजा किसके काल में जो है आपका हेनसांग जो है कांचीपुरम आए थे। अब भैया यहाँ पे जो है जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं उनको तो आश्चर्य ही लगेगा ना कि भाई हेनसांग तो आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने, है ना, जो आपका हर्षवर्धन के काल में आया था, है ना। तो ये फिर कांचीपुरम क्या करने गए थे भाई, है ना। तो ये गए थे आपका नरसिंह प्रथम के समय में। तो इसे VVI करके रखेंगे, रिपीट भी हो सकता है। हेनसांग जो है ये जो है आपका CU के नामक एक किताब भी लिखी, CU की, इस प्रकार से जो है किताब का नाम है इनका। ठीक है, हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ना। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। राजकुमार, राजकुमार मतलब राजा का बेटा। ठीक है, इसके अलावा हेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आए थे। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की बात आई तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमार गुप्त प्रथम, है ना। कुमार गुप्त प्रथम है नालंदा विश्वविद्यालय। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया? तो बख्तियार खिलजी, है ना। बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाने का काम किया था। भैया करंट सेक्शन से क्वेश्चन बनेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलाधिपति कौन है। तो बता दें आपको, जो अरविंद पनघड़िया यानी नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो बने थे, ये वर्तमान में इसे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त किए गए हैं, है ना। इनसे पहले अमर्त्य सेन साहब से। तो जिनको नहीं पता है ये बात जरूर ध्यान रखें, ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन आएगा जी। ठीक है, कि नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलाधिपति कौन है, तो आपको बताना है कि नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे ना आपका अरविंद पनघड़िया, वही उन्हीं को बनाया गया है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा पल्लव वंश में फिर से वापस आ जाते हैं, कहाँ हम नालंदा विश्वविद्यालय पहुंच गए थे। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, इसके अलावा चेर का राजकीय चिन्ह क्या है? तीर धनुष। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक आपसे पूछा जाता है कि भैया पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तो मदुरै, है ना। पांडवों की राजधानी जो है मदुरै था। इसे बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, चरकुला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है ना। चरकुला लोक नृत्य जो है ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, हाल फिलहाल में टीसीएस ने पूछा। इसके अलावा जो इनसे संबंधित और भी आएंगे, इसके जो है यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे राजस्थान के अंदर जाएंगे तो फोक डांस के बारे में, कठपुतली नृत्य होती है, चक्री होती है, 13 ताली होती है, घूमर, पनिहारी, स्विसनी, भवई, कलवेलिया, कच्ची घोड़ी, बंजारा, घपाल। देखिए, ये जो भी राजस्थान के नृत्य है ना, जो भी आपके थोड़ा सा कम बोल्ड कलर में दिख रहा है, ये तो सीधे सीधे आपसे पूछ देता है ना। लेकिन जो बोल्ड कलर में दिख रहा है इसमें थोड़ी सी लोचा है। क्या भाई? तो ये घूमर जो है खाली लेडी के द्वारा किया जाता है, एक तो ये लोचा है।
दूसरा, ये गणगौर फेस्टिवल के अवसर पे किया जाता है राजस्थान में मीना समुदाय के लोगों के द्वारा। तो ये 3 बात जो है आप घूमर से ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ टीसीएस ने पूछा कि कौन से नृत्य जो है एक वृत्ताकार चक्कर में महिलाओं के द्वारा की जाती है, तो ये भी घूमर है। इस प्रकार से जो है महिलाएं घूम घूम के डांस करती है। इसके अलावा कलबेलिया को भी बोल्ड किया गया है। तो कलबेलिया जो है ये आपका क्या है भाई, गुलाबो सपेरा का नृत्य इसे कहा जाता है। गुलाबो सपेरा का नृत्य कहा जाता है कलबेलिया। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ये भी राजस्थान से संबंधित है। अगला है आपका झारखंड में आ जाइए। तो झारखंड में पैका होता है, सोहराई। ये जो सोहराई है ना, ये आपका डांस का भी फॉर्म है और सोहराई खोबर झारखंड की पेंटिंग भी है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अब पेंटिंग मैंने 4-5 ही बताया है जो आपको पूछा जाता है। एक तो आपका मिथिला पेंटिंग पूछा जाता है ना, मिथिला पेंटिंग है ना, बिहार के मधुबनी है ना, मिथिला पेंटिंग। एक आपका सोहराई खोबर पेंटिंग, सोहराई खोबर पेंटिंग आपका झारखंड। एक आपका भित्ति चित्र जो है ये आपका उड़ीसा का है। एक आपका बर्ली पेंटिंग, ये आपका कहाँ का है, मुंबई का है, जगह का नाम है बर्ली। तो ये चारों जरूर ध्यान रखें पेंटिंगों में। ठीक है, इसके अलावा ये जो भित्ति चित्र था ना, उड़ीसा का था भाई। ठीक है, तो ये झारखंड में आ गए। तो पैका, ये छऊ को बोल्ड किया गया है। छऊ मतलब झारखंड के अलावा 2 जगह और होते हैं, एक तो उड़ीसा में होता है आपका और एक आपका पश्चिम बंगाल में होता है। मैंने बता रखा है कि 3 जगह आपका छऊ होता है और छऊ को जो है हाफ क्लासिकल डांस का दर्जा जो है दिया गया है, अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो कर्मा नृत्य है ये झारखंड के अलावा आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा ये जो अग्नि नृत्य है, बेसिकली क्या है, अग्नि नृत्य बहुत जगह होता है लेकिन अलग अलग फॉर्म से किए जाते हैं। तो अग्नि नृत्य झारखंड में भी हो जाएगा, अग्नि नृत्य राजस्थान के अंदर भी होती है और अपने आप में भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है इन्हें भी अग्नि नृत्य कहा जाता है। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। पश्चिम बंगाल में आपका जात्रा होता है। देखिए जात्रा से मैंने 4 बता रखा है आपको। एक तो जात्रा खाली सीधे सीधे कहेगा तो पश्चिम बंगाल, क्योंकि भाई वहां पे दुर्गा पूजा है होता है और दुर्गा पूजा के अंतिम दिन को हम लोग भी जात्रा कह देते हैं और दुर्गा पूजा के लिए फेमस है पश्चिम बंगाल। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, जात्रा जो है पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया एक धनु यात्रा। धनु यात्रा क्या होती है, तो ये आपका होता है ओडिशा के अंदर। धनु यात्रा ओडिशा के अंदर, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा ये भी आपका ओडिशा के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा एक होता है आपका मेदराम यात्रा, है ना, मेदराम यात्रा। तो भैया ये होता है आपको तेलंगाना के अंदर। ठीक है, तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। खाली यात्रा रहेगा तो पश्चिम बंगाल के अंदर। कीर्तन भी पश्चिम बंगाल का है। छऊ जैसा कि मैंने कहा कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों में देखने को मिलेगा छऊ, है ना। ब्रिटा डांस, ये ब्रिटा डांस अभी आपको टीसीएस पूछा है, ब्रिटा डांस, है ना। ब्रिटा डांस क्या होती है कि पश्चिम बंगाल में लोग जनजातीय समुदाय खास करके, अब ऐसा नहीं कि कलकत्ता के मेन सिटी में रहने वाले लोग ये डांस करते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं, ये चेचक की जो बीमारी होती है जिसे छोटी माता कहा जाता है, इस बीमारी के प्रकोप से बचने के लिए जनजातियों के द्वारा ये डांस किया जाता है जिसका नाम है ब्रिटा डांस। ठीक है, इन्हें ध्यान रखें। इसके अलावा एक आपका गौरिया, है ना, गौरिया, है ना। इसके अलावा गंभीरा, धुनाची, ये सभी के सभी जो है आपके पश्चिम बंगाल के नृत्यों में से हैं। तो यहाँ से आपको ब्रिटा, जात्रा और छऊ जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगला हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो इस क्वेश्चन का बेस भी है। तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि भाई चरकुला होता है, चरकुला है यहाँ पे। रासलीला भी आपके उत्तर प्रदेश में होते हैं। रासलीला उत्तर प्रदेश के साथ साथ मणिपुर में भी होते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मयूर नृत्य, मोर नृत्य, है ना, ये भी आपका जो है कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर होता है मयूर नृत्य, है ना। जैता भी होता है ना, जद्दा भी होता है, एक जद्दा, है ना, ये भी होता है आपका। कजरी है क्या, कजरी भी होता है ना, नौटंकी भी होता है। ये सभी के सभी आपके उत्तर प्रदेश में हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक दिवाली का अलग फॉर्म मनाया जाता है जिसे देव दिवाली कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, देव दिवाली,
है ना। देव दिवाली जो है दीपावली के 14 या 15 दिनों के बाद मनाया जाता है, खास करके बनारस में सबसे ज्यादा। इसके अलावा अंटार्कटिका विधेयक 2022 किस मंत्रालय से संबंधित है? अंटार्कटिका विधेयक 2022 जो है ये आपका संबंधित है जी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से। हाल फिलहाल में जो भी बिल वगैरह जो लंबित है या पास हो गई, कम से कम उसे जरूर ध्यान रखें, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना। अंटार्कटिका में भारत के जो अनुसंधान केंद्र है ये आपका दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा एक भारतीय भी है। इसके अलावा जहांगीर का बेटा का नाम क्या है? ये भी अभी हाल फिलहाल में टीसीएस ने आपको रंग दिखाया कि भाई निम्नलिखित में से कौन से जहांगीर के बेटा है। भाई जहांगीर के जो है 5 को बेटा था, इनमें से एगो नाम दे दिया, लेकिन शाहजहां का नाम नहीं दिया था, है ना। तो भैया जो शाहजहां भी है जहांगीर का बेटा, इसके अलावा आपका एक का नाम है परवेज मिर्जा, परवेज होंगे। एक का आपका नाम खुर्रम है, तो खुर्रम को ही शाहजहां बोला जाता है ना। इसके अलावा एक का नाम है खुसरो, क्या? खुसरो, है ना। ये आपकी इस प्रकार से जो है 5 को लड़का था, किसको? जहांगीर को। शाहजहां, परवेज, खुसरो और एक आपका जहांदार, है ना, जहांदार भी था, जहांदार, और एक शहरयार, है ना, शहरयार। तो इस प्रकार से जो है ये 5 लड़के थे, किसके? जहांगीर के। जहांगीर का अपना ओरिजिनल नाम क्या था? सलीम। जहांगीर के पिता के नाम क्या थे? अकबर, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जहांगीर के काल को मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे, और अकबर के काल में साहित्य का स्वर्ण काल, है ना। शाहजहां जो है 1627 में गद्दी पर बैठा था, है ना। थोड़ा सा क्रम देख लिए तो ज्यादा अच्छा रहेंगे। देखिए 1526 में मुगल वंश की स्थापना होती है, तो 1530 तक जो है बाबर रहता है, जब तक ऊपर नहीं चले जाते यानी मर जाते, है ना। इसके बाद आते हैं हुमायूं 1530 में। हुमायूं का कार्यकाल काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, कितनी बार उठा बैठा, है ना। तो जैसे तैसे करके ये चला, है ना। इसके बाद 1556 में जब पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, तो उस समय जो है अकबर गद्दी पे बैठे, ठीक है। अकबर, ये अकबर कब तक रहे? 1605 ईस्वी तक, जब तक मर नहीं गए, ठीक है। 1605 से गद्दी पे बैठे कौन? जहांगीर। कब तक रहे? 1627 तक। 1627 में जहांगीर भी मर गए, तब आगे कौन? शाहजहां, है ना। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आप भी क्रम लगा लीजिएगा। और अंतिम शासक कौन हुए थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसे अंग्रेज ने पकड़ के बर्मा ले गया था, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी। शाहजहां के कार्यकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अभी आपने स्वर्ण काल वाला मुगल काल से 3 चीज को देखा, एक तो साहित्य के स्वर्ण काल अकबर के काल को कहते हैं, चित्रकला के स्वर्ण काल जहांगीर के, और जो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है यह आपका शाहजहां के काल को कहा जाता है। 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी कहाँ की गई थी? वेयर वाज द एशियन गेम्स होस्टेड इन 1982? तो भैया ये भारत में किया गया था सेकेंड टाइम, ठीक है। पहला टाइम भारत में कब किया गया था? जब इसकी शुरुआत ही हुई थी 1951 में। तो पहली एशियाई खेल की शुरुआत कहाँ पे हुई? भारत के अंदर ही 1951 में। दूसरी बार कब किया भारत मेजबानी? 1982 में किया, है ना। एशियाई खेल का पिछला संस्करण जो है ये आपका 2018 में इंडोनेशिया में हुआ है, और 2022 में चीन में होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा एकमात्र भारत में एकमात्र जो है 2010 में और राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था दिल्ली के अंदर, है ना। राष्ट्रमंडल खेल में जो है भारत भाग लेना स्टार्ट किया 1934 से, लेकिन राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत होती है 1930 में हैमिल्टन कनाडा से, और जहां से भाग ले रहे हैं भारत 1934 से, वो इंग्लैंड में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुआ था, ये चीज लिखा हुआ है। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में इंग्लैंड में हुआ, है ना, बर्मिंघम के अंदर, जिसमें भारत को 61 पदक प्राप्त हुआ, 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 जो है ब्रांज प्राप्त करते हुए भारत को चौथा स्थान हासिल हुआ था। पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया को दिया गया था। चलते हैं आगे। आगामी जो आपका ये होगा ना राष्ट्रमंडल खेल, ये आपका होगा जी वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। इसके अलावा यूकेरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूकेरियोटिक सेल, है ना। तो ऐसी कोशिका में दोहरी झिल्ली के आवरण बने होते हैं, ये यूकेरियोटिक कोशिका के एक विशेषता है। मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में अच्छे से बताया, और मोटे में एक चीज बता दिया है कि भाई जब भी गरीबी की बात आएगी ना, तो सबसे ज्यादा गरीब आपका कौन से कोशिका होते हैं?
प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसके पास हर चीज की अभाव ही होती है लगभग, है ना। आप यहाँ पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। इसमें कोशिका द्रव में झिल्ली पाई जाती है। किसकी बात हो रही है? यूकेरेटिक की, क्योंकि क्वेश्चन का आधार यूकेरेटिक वाला है। कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज, है ना, सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। इसके अलावा मेट्रोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, ये अमीर है भाई, है ना, मेट्रोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है इसी में। अगर मैं प्रोकैरियोटिक, मैंने जैसे अभी कहा कि वो गरीब होता है, तो मेट्रोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं होता है, ठीक है। कोशिका की खोज कौन किए थे? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किए थे। जीवित कोशिका का खोज कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, ठीक है। सबसे बड़ी जो कोशिका है कौन सी कोशिका है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ये भी क्वेश्चन अभी पूछा, अभी टपकाया गया है ना। तंत्रिका तंत्र की क्वेश्चन जो है या कोशिका जो है ये सबसे बड़ी होती है ना। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होता है वो क्या होता है? न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन। और वृक्क की इकाई क्या होती है? वृक्क की इकाई यानी किडनी की नेफ्रॉन, है ना। तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है ना, जितना फर्क झारखंड और बिहार में है ना। इसके अलावा सेल वॉल कहाँ होती है भैया? सिर्फ पादप कोशिका में। सिर्फ सेल वॉल ही क्यों? सेल वॉल के साथ पिगमेंट भी जो है ना ये सिर्फ पादप कोशिका में ही होता है, ये जंतु कोशिका में नहीं होता है। अच्छा, सेल वॉल का क्या काम है भाई पादप में? कोई बताएगा? तो सेल वॉल का काम है भाई पादपों को मजबूती प्रदान करना। अपने पास क्या स्केलेटन सिस्टम है, हमको 2 डंडा मारिए हमें कुछ नहीं होगा जल्दी, है ना, क्योंकि हम भाई कबर में बंद है, खोल में बंद है, हम अंदर में हमारा सभी चीजें, है ना। इसी प्रकार से पौधों को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रकृति ने उन्हें सेल वॉल से नवाजा है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य की सर्वोच्च ऊंची शिखर कौन सी है? देखिए ऊंची शिखर से ही हाल फिलहाल में सीएचएसएल में काफी क्वेश्चन आए है ना, कि सबसे भाई इस राज्य की ऊंची शिखर कौन है, उस राज्य की ऊंची शिखर कौन है ना। तो भाई महाराष्ट्र की मैंने यहाँ रखा है, व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो भैया ये है कालसूबाई। कालसूबाई जो है ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। कालसीबाई को महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहा जाता है। टोटल हाइट है इनके 1636 मीटर। केरल की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई या अनाईमुदी, साथ ही साथ ये पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी होगी, है ना। सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी जो पूर्णतः भारत में, वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन केटू है, लेकिन उसके कुछ पार्ट पाकिस्तान के अधिकार में भी है, इसीलिए हम पूर्णतः भारतीय सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो सिक्किम स्थित कंचनजंगा, है ना। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली। अब देवमाली उड़ीसा में देख लीजिएगा तो ऐसा नहीं कि महेंद्रगिरी वहां से कहीं हट गया, महेंद्रगिरी भी है ना। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। तो ये सभी बात जो है आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्य ने भाग लिए थे? देखिए जब कांग्रेस की जब अध्यक्षता प्रथम बार हुई ना तो 1885 में तो इसकी स्थापना हुई थी, तो संस्थापकों में भी 72 ये मतलब सदस्य थे और इन्हीं को लेके जो है बैठक कर लिया गया। कहाँ पे? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंदर। कब? 1885 में। कांग्रेस के संस्थापक किसे माने जाते हैं? एओ ह्यूम को। प्रथम बार जो अध्यक्षता संभाले थे ये कौन थे? WC बनर्जी, ठीक है। यही चीज मैंने मौखिक रूप से बोला, यही चीज आपके नीचे लिखे हैं, ठीक है। वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कब? 1887 में। किस अधिवेशन में? मद्रास अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन थे ये? थर्ड भाई, 85, 86, 87। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो कब बनी थी भाई? 1917 में। अच्छा एक पीडीएफ दिया हूं मैं, उसमें ये चीज जो है ना एनी बेसेंट के जगह पे कानपुर लिखा गया है शायद, है ना, तो उसे सुधार कर लीजिएगा। मैंने वैसे जो है लिख के भेज दिया था, मैंने एक इमेज टाइप से बनाया हूं इस प्रश्न को रख के, जो इस प्रश्न इस वीडियो के लास्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1917 में ये कहां पे की थी अध्यक्षता? तो प्रथम महिला कलकत्ता के अंदर, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कांग्रेस की प्रथम बार फूट कब पड़ी थी? 1907 में। कहां पर? सूरत अधिवेशन। लाल बाल पाल सुने होंगे, तो यही बंट गए थे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा नरम दल गरम दल का नेता है लाल बाल पाल, ये डायरेक्ट भी आपसे पूछते हैं। और यहाँ की अध्यक्षता जो है सूरत की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। आपको 3 अध्यक्षता जरूर याद रखना चाहिए, एक तो सूरत अधिवेशन, एक अंबिका चंद्र मजूमदार लखनऊ अधिवेशन क्योंकि इंपोर्टेंट है, मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। इसके अलावा पूर्ण स्वराज वाली अधिवेशन 1929 लाहौर अधिवेशन, है ना, जवाहरलाल नेहरू। तो इन तीनों को जरूर ध्यान रखें, काम आती है आए मौके पर, है ना। कांग्रेस में प्रथम बार फूट कब पड़ी? 1907 में। सूरत अधिवेशन बता दिया। कांग्रेस में फिर से एक हो गए कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कहां पे? 1916 में। कहां पे? लखनऊ अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। अब आपके सामने ये बहुत दिन से दिखता आ रहा होगा, अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो इन सभी से आपको 2.5 नंबर फिक्स है जी, कोई भी एग्जाम में
ये 9 चीज है ना, ये 9 दिख रहे होंगे आपको, ये 9 संस्था चाहे कुछ भी कह लीजिए, इनसे आपके 2.5 नंबर फिक्स है एग्जाम में। जिस एग्जाम में 2.5 नंबर नहीं आए मुझे बताइएगा। 2.5 मैं इसलिए कह रहा हूं कि आधा गलती होने के और 2 नंबर आपके, है ना, तो 2.5 नंबर, है ना। तो भैया ये इतने जो है हर एग्जाम में आएंगे अगर ये 9 याद है तो। ठीक है, फिर से मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी और आई होप यहीं पे आपको याद हो जाए, याद करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है दादा ये 1828 में हुआ था। मैंने कहा था कि ब्रह्म समाज की ओरिजिन क्या है, आत्मीय सभा है। क्या है, आत्मीय सभा है। इसकी गठन कब की गई थी, 1915 ईस्वी के अंदर, सॉरी 1815 ईस्वी के अंदर, है ना। इसी का बदला हुआ रूप है ब्रह्म समाज। ये कब बना, 1828 में। कौन थे इसके सूत्रधार, राजा राम मोहन राय। इन्हीं राजा राम मोहन राय के प्रयास से भारत में 1829 में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो आपको बताना है जी कोलकाता के अंदर। कहाँ पे, कोलकाता पहले, है ना, कोलकाता के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई जी ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा सा। अब चलते हैं अगला क्या है, यंग बंगाल आंदोलन। देखिए ये थोड़ा सा जो है कि एग्जैक्ट डेट कहना इसके सही नहीं कि भाई कब स्थापना हुआ था, क्योंकि ये बाहर में अलग, इंडिया में अलग है। ठीक है, तो इसके आज तक इस भी नहीं पूछे गए, इसके प्रसिद्ध नेता ही पूछे जाते हैं। देखिए यंग बंगाल जो आंदोलन है, इनके नेता है हेनरी बीबियन डिराजियो, इस प्रकार से इनका नाम है, हेनरी बीबियन। भाई बीबियन क्यों नहीं नाम हो सकता है, बीबियन रिचर्ड्स का नाम सुने है ना, बीबियन रिचर्ड्स जो है आपका कहाँ का, वेस्ट इंडीज का। डिराजियो, इस प्रकार से इनका नाम है, हेनरी बीबियन डिराजियो। यंग बंगाल आंदोलन, है ना, तो इनका नाम भी जरूर ध्यान रखना है। अच्छा, ये हेनरी बीबियन डिराजियो, भैया ये बंगाल नाम रखा है और ये अंग्रेज टाइप के हैं इनके चीफ, मतलब फाउंडर, तो ऐसा कैसे हो गया। तो भैया ये अंग्रेज नहीं है, ये पुर्तगाल के रहने वाले थे, है ना। ये जो है ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। कौन, हेनरी बीबियन डिराजियो, जो पढ़ाने का काम करता था, है ना। इनका जो है मतलब पेशा क्या था, लाइक टीचर, है ना। तो बाद में जो है इस आंदोलन से सक्रिय हुए और ये फाउंडर भी कहलाए, है ना। ये बात भी ध्यान रखना। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है ये आपका पांडुरंगा साहब है, पांडुरंगा, है ना, आत्माराम पांडुरंग भगवान होते हैं महाराष्ट्र के अंदर, है ना। इसके अलावा रानाडे, है ना, है ना, तो ये दोनों महादेव गोविंद रानाडे भैया, है ना, तो ये प्रार्थना समाज के फाउंडर हैं। अब प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है, ये भी एक पलबला है ना, क्योंकि इसमें भी पूछ देते हैं कभी कभी। तो 1867 बताना है जी, है ना। कब बताना है, 1867 में बताना है आपको। प्रार्थना समाज के कौन फाउंड किए थे, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, है ना। इसके अलावा रामकृष्ण आंदोलन, ये कब होती है भाई, 1897 में। कौन करते हैं, विवेकानंद साहब। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब आगे सत्यशोधक समाज, ये कब होती है भाई, 1800 आर्य समाज से 2 साल पहले, तो 1873 में, है ना। ये कौन किए थे, ज्योतिबा फुले, है ना। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अलीगढ़ आंदोलन, ये कब हुआ था भाई, कोई मुझे बताएगा कि अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था। तो आपको बताना है अलीगढ़ आंदोलन जो है आर्य समाज की स्थापना जिस साल हुई उसी साल हुआ था भैया, है ना। तो कब हुआ था आर्य समाज की स्थापना, 1875 में हुआ था। 1875 में हुआ था आपका आर्य समाज की स्थापना। तो अलीगढ़ आंदोलन भी 1875 में चलाए गए थे। इनके नेता कौन थे, सैयद अहमद खान, है ना। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे, ये 9 को अच्छे से समझिए। 2-2.5 नंबर हर एग्जाम में फिक्स है भाई, है ना। इसके अलावा देव समाज आ जाते हैं और एक है आपका वेद समाज। भैया यहाँ पे वेद समाज नहीं लिखा है, देव समाज को मैं बताऊंगा। तो देव समाज जो है ये आपका कौन है भाई, तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसके फाउंड किए थे और इसकी स्थापना जो होती है ये 1887 ईस्वी के दौरान होती है। कब होती है, 1887 ईस्वी के दौरान होती है ना। फाउंडर कौन है आपका, शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन है, शिव नारायण अग्निहोत्री। 1887 में देव समाज। एगो दोस्तों वेद समाज है, इनके श्री धरालू नायडू, है ना, फाउंडर है ना। इसके अलावा आर्य समाज, अभी मैंने 1875 कहा क्योंकि इससे 2 साल घटा के मैंने वो निकला था सत्यशोधक समाज। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती एक पुस्तक लिखे जो काफी फेमस हुए, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा इन्हीं के फाउंडर दिए थे। आजकल जो आप डीएवी स्कूल देखते हैं ये कहीं
कहीं ना कहीं इनके नाम से जुड़ा हुआ है। अगला है थियोसॉफिकल आंदोलन। भैया ये थियोसॉफिकल आंदोलन भी उसी कहानी में है, जैसे यहाँ पे भी हुआ, विदेश में भी हुआ। तो यहाँ के बाहर जो है इनके फाउंडर जो है ये आपका कर्नल अलकाट है और मैडम पी ब्लात्सकी है, लेकिन इंडिया के अंदर एनी बेसेंट है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था वो इंडिया के अंदर कहाँ पे अपना पहला मुख्यालय या ऑफिस खोला, तो आपको बताना है कि 1882 ईस्वी में अड्यार में खोला था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे, है ना, प्यास लग गया भाई। अगला हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा वंश शामिल नहीं था। देखिए मैं ये पहले भी बता चुका हूं और आज भी बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रही है ना, यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके आते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल है कौन नहीं है। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है 3 वंश शामिल थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, है ना। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों वंश के संस्थापक जो बच्चे मुझे कमेंट करेंगे उनका नाम मैं सबसे पहले अगली वीडियो में लूंगा, है ना। जो सबसे पहले कमेंट करेगा, भैया ऐसे तो कमेंट बहुत सारे करते हैं, है ना। आप अपने मन से और भी चीज इनके लिख सको तो लिख सकते हैं कि भाई पाल वंश के संस्थापक फला बाबू हैं, फला बाबू ने फला काम किया, है ना। तो इस प्रकार से मुझे बताइएगा, है ना। इसके अलावा पाल वंश के संस्थापक यहाँ पे मैंने लिख दिया है भाई, तो इसके अलावा कुछ और आप लिख सकते हो तो लिखना। पाल वंश के संस्थापक गोपाल है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्गा है, प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट है। ठीक है, अच्छा मैं इनसे कौन सा क्वेश्चन आपको निकाल के दूं। अच्छा, तक्षशिला विद्यालय की स्थापना जो है किसने किया था, बस यही क्वेश्चन लिख के आपको भेजना है ना। ऋग्वेद में दशराज युद्ध का वर्णन कहाँ पे हुआ था, रावी नदी के किनारे। मैंने युद्ध से रिलेटेड 3 प्रकार के फॉर्म आपको बताया है। एक तो आपका दशराज युद्ध है जो रावी नदी के किनारे है, एक हाइडेस पीज का युद्ध है जो झेलम नदी के किनारे है। झेलम का ही पुराना नाम जो है बिस्तता है। अधिकांश बच्चे अगर बिस्तता देखेंगे तो बोलेंगे अरे सर आपने तो झेलम बताया था, यहाँ पे मैं गया तो मुझे बिस्तता मिल गया। तो ऐसे नहीं करना है भाई, है ना। ये जो है आपके बिस्तता जो है ये झेलम को ही कहा जाता है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है ये नर्मदा नदी के तट पे युद्ध हुआ था, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि भाई हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, है ना, कि नर्मदा नदी के तट पे युद्ध किए थे, तो एहोल अभिलेख से। कौन से, एहोल अभिलेख से। तो ये बात भी ध्यान रखना है। हर्षवर्धन की राजधानी, ये भी कमेंट कर दे तो ज्यादा बेटर होगा। इसके अलावा आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है। अब देखिए आप जा रहे हैं जुलाई में एग्जाम देने जी, तो ये क्वेश्चन का तो प्रायोरिटी बनता है ना, क्या गुनाह किया बच्चा ने कि नहीं आएगा। तो आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप के विजेता जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। कितना भी टाइम, 6ठी टाइम। ठीक है, आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, होस्ट कंट्री कौन सा था, तो आपका साउथ अफ्रीका था। ठीक है, इसके अलावा इस प्रतियोगिता में उपविजेता कौन रहे, तो जो होस्ट कंट्री रहे ना यही उपविजेता रहे, यानी साउथ अफ्रीका। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एस्ले गार्डनर को घोषित किया गया। आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन जो है ये आपका कहाँ पे होगा, ये बांग्लादेश में होगा, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2022 में कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए रखा हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपको डिटेल से। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 इंग्लैंड बर्मिंघम में हुआ, जैसा कि पीछे भी डिस्कस किए, है ना। ये कैमा खेल था, तो ये 22वें नंबर के खेल था। बिहार CGL में आया था ये क्वेश्चन की 2022 में हुए बर्मिंघम कॉमनवेल्थ कितनेवें नंबर के कौन से क्रमांक के खेल है ना। तो जिनको आता था बनाया, जिनको नहीं आना आता था वो नहीं बनाया। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 हैमिल्टन, ये सब तो बता ही दिए कि भाई इतने पदक मिले भारत को, इतने इतने जीते, हम कब से भाग ले रहे हैं। अच्छा एक चीज और यहाँ पे बताना है कि जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसके ओपनिंग समारोह के जो ध्वजवाहक होते हैं ना, है ना, फ्लैग होल्डर, ये आपके PV सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। ठीक है, और समापन समारोह के ध्वजवाहक जो है निखत जरीन और शरद कमल थे। जो समापन समारोह के जो ध्वजवाहक हैं वो सबसे अधिक पदक जीते व्यक्तिगत रूप से 4 पदक। कौन, शरद कमल। शरद कमल को ही जो है टेबल टेनिस खेलते हैं इस बार का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मस्कट जो है इनके रखे गए थे द पेरी बुल को, है ना, किसके, है ना, तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम है ना, इनके 2022 वाला। ठीक है, इसके अलावा प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। भैया नवरोज की त्योहार जो है ना ये बलबन ने चलाया था। किस वंश से रिलेट होंगे, तो ये आपका गुलाम वंश से संबंधित है। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला शासक, तो ये भी बलबन था, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बलबन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे, जिसको दीवान अर्ज कहा जाता था। भैया दीवान अर्ज, दीवान
कोही, दीवाने बंदगान, ये तीनों जरूर ध्यान रखें। दीवाने कोही कृषि विभाग से है, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से है, दीवाने बंदगान दास विभाग से है। ठीक है, दास जो होता था ना पहले। टका और जीतल जो है ये इल्तुतमिश ने चलाया, टका चांदी के, जीतल जो है कॉपर के। तुर्कान चिहलगानी दल की स्थापना इल्तुतमिश ने करा था, तो ये बात भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी पूरा इल्तुतमिश ने ही करवाया था। चावल गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में है सेकेंड, तो पहला स्थान कौन है भैया? चीन जो है पहला स्थान पे है। इसके अलावा 1917 कांग्रेस अधिवेशन में एनी बेसेंट बनी महिला अध्यक्ष, तो कौन से अधिवेशन? तो कोलकाता। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। अगला जो आप देख रहे हैं फोटो आपके सामने, इसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 19 जो है कितने इंपोर्टेंट है। इनके अलग अलग पार्ट को आपको ध्यान रखना है। और आजकल तो मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जो आर्टिकल 51 के ए में है, इनसे भी अंदर जाके क्वेश्चन पूछने लगे हैं एग्जामिनर, है ना। इनसे भी अंदर जाके क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि 51 के ए के सी में क्या है, 51 के ए के डी में क्या है। तो आपको थोड़ा सा 19 और 51 जरूर देख लेना है। और साथ ही साथ 243 आर्टिकल को भी थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, 243 आर्टिकल में बहुत सारे पेज है, इन्हें भी थोड़ा देख लेना है, आपको काम आएगा जी। ठीक है, इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक व्यवस्था की बात की गई है? तो भाई भारत में जो है संघात्मक व्यवस्था है ना, ये आपका 1935। मैंने आपको बताया है कि इंडिया के संविधान में तथ्यों को भले बहुत सारे देशों के संविधान से लिया गया है प्यूरिफाई करके, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछे कि भाई भारतीय संविधान के अधिकांश तथ्यों को कहां से लिया गया है, तो आपको मारना होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, इसके अलावा जो आपका प्रथम बार जो सांप्रदायिक चुनाव हुआ था ना देश में, ये मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत हुआ था 1909 में। सांप्रदायिक चुनाव मतलब हिंदू समुदाय अलग, मुस्लिम समुदाय अलग चुनाव किए थे। ठीक है, इसके अलावा अभी जातिगत जनगणना जो है ये बिहार में कराया गया है। बिहार इस प्रकार के जो है पहले राज्य बने हैं। 1919 में यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना होता है। होम रूल लीग की जो है 1916 में एनी बेसेंट और तिलक ने किए थे। दिल्ली दरबार का आयोजन पूछा जाता है 1911 में हुआ था। महात्मा गांधी का खेरा सत्याग्रह 1918 और चंपारण सत्याग्रह 1917। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर से विशाल स्नानगार प्राप्त हुआ था? तो भाई विशाल स्नानगार जो है ये आपका मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो में अन्नगार भी था और स्नानगार भी था। ठीक है, मोहनजोदड़ो आपका मृतकों का टीला कहलाता था। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्यूकिन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा पहला खोजा गया शहर हड़प्पा है, जिसके मतलब फाउंडर दयाराम साहनी थे। कब? 1921 के अंदर। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नगार है ना, कांसे की नर्तकी मिली है और स्नानगार भी मिली है, तभी तो मैंने कहा कि अन्नगार भी था। मोहनजोदड़ो का खोज जो है राखाल दास बनर्जी 1952 ईस्वी में, या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल शहर है आपका मोहनजोदड़ो, है ना। ये मतलब ओवरऑल है ना। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी जिसकी लिपि भाव चित्रात्मक है, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया, पठनीय है। लोथल और सुरकोटरा ये बंदरगाह नगर था सिंधु घाटी का, इसे भी ध्यान रखेंगे। जो जिसमें लोथल भारत के हिस्से गुजरात में और सुरकोटरा जो है पाकिस्तान में चला गया था। इसके अलावा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक विस्तृत नगर कौन सी है? तो बनवाली है, राखीगढ़ी है। ये सब भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के सीजीएल के ऊपर प्रैक्टिस 8 का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।